बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, अगर हम टाइम मशीन में बैठकर 1900 के शुरू में चले जाएं तो हमें दुनिया में सिर्फ दो सुपर पावर्स मिलेंगी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। उस्मानी खलीफा का हुक्म 3 बर्र-ए-आज़मों और पूरे आलम इस्लाम पर चलता था। आप सल्तनत उस्मानिया के हुजम का अंदाजा सिर्फ फौज की तादाद से लगा लीजिए कि सल्तनत उस्मानिया की फौज में तकरीबन 28,70,000 फौजी थे। बैरी जहाजों, राइफलों, तोपों और घोड़ों का तो कोई शुमार ही नहीं था। मगर फिर यह सल्तनत उस्मानिया चंद बरसों में ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और आज इसकी दास्तान ड्रामा अर्तुगरुल गाजी और कोरलोश उस्मान के अलावा कहीं नहीं नजर आती। नाज़रीन, यह सल्तनत उस्मानिया चंद बरसों में कैसे खत्म हो गई? 3 पाशा कौन थे? क्या सल्तनत उस्मानिया के जवाल की बुनियाद 34वें खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने रखी? सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फौज को क्या हुक्म दिया था जिस पर इनकार में जवाब मिला? और सन 1922 में आखिरी सुल्तान मोहम्मद खामिस ने खिलाफत के खात्मे का ऐलान किया तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और उन वजूहात और मुहर्रिकात पर रोशनी डालेंगे जो खिलाफत उस्मानिया या सल्तनत उस्मानिया के जवाल का सबब बने। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात फराहम की जाती हैं। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान थे। वो 1876 से 1909 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और खलीफा के मनसब पर फाइज रहे। तारीख में उनका नाम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बाइख्तियार खलीफा के तौर पर जाना जाता है, जो अपना विजन, खारजा पॉलिसी और नजरियात रखते थे। नाज़रीन, जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 1876 में खलीफा बने तो दुनिया उस वक्त तक तब्दील हो चुकी थी। लोग बादशाहों के आमराना मिजाज से तंग थे। यूरोप में जमहूरियत आ चुकी थी, लिहाजा तुर्क अवाम ने सुल्तान पर जमहूरियत के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने उस्मानी सल्तनत में पहला आइन नाफिज कर दिया। पार्लियामेंट बनाई गई और मिदत पाशा को वजीर आजम बना दिया गया, मगर यह नाम का वजीर आजम था और असल इख्तियारात बदस्तूर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के पास थे। अवामी एहतजाज शुरू हो गया। सुल्तान ने आइन मनसूख करके पार्लियामेंट तोड़ दी और उसके बाद 30 साल तक पार्लियामेंट बहाल न हो सकी। अवामी एहतजाज जोर पकड़ता रहा। फौज और सिविल इंतजामिया दोनों सुल्तान के हाथ में थी। सुल्तान ने किताबों, अखबारात और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी। अवाम की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया तो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने फौज को अवाम को दबाने का हुक्म दे दिया, मगर तुर्क फौज ने इनकार कर दिया। जनरल्स ने बादशाह को मशवरा दिया कि आप इसका सियासी हल निकालें, अवाम पर फौज कुशी न करें, फौज अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी। यह जवाब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को पसंद न आया और उन्होंने सारी अस्करी क़यादत बदल दी। सुल्तान ने जूनियर और कमजोर अफसर उठाए और उन्हें सीनियर पोजीशंस पर लगा दिया और वो अफसर सुल्तान की मंशा के मुताबिक अवाम को दबाने लगे। टैक्स कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, बादशाह की सिक्योरिटी और खुफिया मालूमात सब फौज के हवाले कर दिया गया। नाज़रीन, उस दौर में 3 पाशा उभर कर सामने आए, तलत पाशा, जमाल पाशा और अनवर पाशा। तुर्की में पाशा नाम नहीं होता, ओदा होता है और यह मेजर जनरल के बराबर होता है। नाज़रीन, तलत पाशा को दाखिला उमूर दे दिए गए। जमाल पाशा के पास नेवी थी, जबकि अनवर पाशा आर्मी का सिपहसालार और वजीर जंग था। आप आज भी गूगल पर 3 पाशा टाइप करें तो आपके सामने ये 3 नाम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिछले 100 साल से इन तीनों पाशाओं को यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बतौर केस स्टडी पढ़ाया जा रहा है। इन पर मुसलसल तहकीक जारी है और यह तहकीक साबित करती है कि हुक्मरान जब अपने इक्तदार के लिए कमजोर लोगों को अहम तरीन पोजीशंस पर बिठाते हैं
तो फिर हुक्मरानों और कौमों के साथ क्या होता है? ये तीन पाशा सल्तनत उस्मानिया के असल इख्तियारात के मालिक थे। उन्होंने कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस बनाई और सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को भी उस कमेटी के फैसलों का पाबंद कर दिया। सुल्तान शुरू में कमेटी के अहकामात मानते रहे, मगर फिर उन्हें अचानक याद आया कि मैं तो अर्तुगरुल का बेटा हूं, मैं तो सुल्तान हूं और मैंने ही इन तीनों को तैनात किया था। सुल्तान ने उन्हें हटाने का फैसला कर लिया। इंटेलिजेंस तीनों पाशाओं के पास थी। उन्हें भनक पड़ गई तो उन्होंने तुर्क नौजवानों की पार्टी अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अंजुमन ने मुल्क भर में धरने शुरू कर दिए। शेखुल इस्लाम भी पाशाओं के कब्जे में था। पाशाओं के हुक्म पर शेख ने सुल्तान की माजूली का फतवा दे दिया। तीनों पाशा शाही महल दोलमा बाशे गए। सुल्तान को उठाया, बैरी जहाज में बिठाया और जिलावतन कर दिया। पाशाओं ने उसके बाद 1909 में सुल्तान मोहम्मद अल खामिस को तख्त पर बिठा दिया। यूं जनरल्स अपनी मर्जी का बादशाह ले आए। नाजरीन, आप कमाल देखिए, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अपनी मर्जी के जर्नैल लेकर आए थे और बादअज़ां जर्नैल अपनी मर्जी का बादशाह ले आए। उस्मानी सल्तनत के तीनों पाशा स्मार्ट थे। वो जानते थे कि खौफ हुक्मरानी का वाहिद उसूल है। आप लोगों को खौफजदा कर दें, कोई आपके इख्तियारात को चैलेंज नहीं करेगा। लिहाजा तीनों ने जी भरकर खौफ को बतौर तकनीक इस्तेमाल किया। अनवर पाशा 28,70,000 फौज का कमांडर था। जमाल पाशा के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी थी, जबकि तलत पाशा दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के दाखिला उमूर का मालिक था। तीनों ने पूरी सल्तनत को कब्रिस्तान बना दिया। बादशाह खौफजदा था क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों ने अपने मोहसिन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को उठाकर बाहर फेंक दिया था, तो मैं किस खेत की मूली हूं। अवाम खौफजदा थे क्योंकि अवाम को डराने के लिए अनवर पाशा ने आर्मीनिया और यूनान पर फौज चढ़ा दी थी और तकरीबन 10 लाख लोग मार दिए थे। लिहाजा पूरी सल्तनत में खौफ तारी हो गया। यूरोप उस जमाने में उस्मानी सल्तनत को अनवर लैंड कहता था। नाजरीन, यह सिलसिला 1914 तक चलता रहा, यहां तक कि जंग अजीम अव्वल के इम्कानात नजर आने लगे। पाशा जानते थे कि जंगें आमरीयत का बहुत बड़ा दिफा होती हैं। नाजरीन, आप तारीख उठाकर देख लें, आपको दुनिया की ज्यादातर जंगें मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में ही होती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर्स जंग को अपनी बका के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोला बारूद और लाशें हमेशा डिक्टेटर्स को तहफ्फुज़ देती हैं। लिहाजा ये लोग भी शिद्दत से जंग का इंतजार करने लगे। जर्मनी ने 29 अक्टूबर सन 1914 को रूस पर हमला किया और अगले ही दिन अनवर पाशा ने रूस के साहिलों पर बमबारी शुरू कर दी और उस्मानी सल्तनत को जर्मनी का इत्तेहादी डिक्लेयर कर दिया। सुल्तान मोहम्मद खामिस को पाशाओं का हुक्म हुआ और सुल्तान ने खलीफा की हैसियत से पहली आलमी जंग को मुकद्दस जंग करार दे दिया। उसने अनवर पाशा को जंग के तमाम इख्तियारात भी दे दिए और यूं सल्तनत उस्मानिया उस जंग का हिस्सा बन गई जो किसी भी तरह उनकी जंग नहीं थी। इस हिमाकत का यह नतीजा निकला कि तुर्की के 26 लाख लोग और 10,20,000 फौजी मारे गए। सल्तनत भी तबाह हो गई। अरब इलाके तुर्कों के हाथों से निकल गए। सुल्तान मोहम्मद खामिस हालात की संगीनी से वाकिफ था, मगर वो सिर्फ महल तक महदूद हो चुका था। वो तोप कापी महल के तबरुकात के कमरे में बंद हो जाता था और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब तबरुकात मुबारक पकड़कर सारी सारी रात रोता रहता था और अपनी गलती की माफी मांगता रहता था। नाजरीन, उस दौरान इराक और शाम में तुर्क फौज को बुरी तरह मार पड़ी और ये दोनों मुल्क खिलाफत के हाथ से खिसक गए। ये खबर सुनकर बादशाह को हार्ट अटैक हो गया और वो महल के अंदर ही इंतकाल कर गया। सुल्तान का एक कजन सुल्तान मोहम्मद शिशम 57 साल से जेल में था। तीनों पाशाओं ने उसे जेल से निकाला और तख्त पर बिठा दिया। वो सुल्तान मोहम्मद से ज्यादा नाअहल और कमजोर था। दूसरी तरफ इराक और शाम में शिकस्त के बाद फौज में बगावत हो गई। मुस्तफा कमाल और उसके साथियों ने जर्नैलों के खिलाफ बगावत कर दी। तलत पाशा और जमाल पाशा को अपना अंजाम साफ नजर आ रहा था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मुल्क से फरार हो गए, जबकि अनवर पाशा
ताजिकिस्तान में मारा गया। सुल्तान मोहम्मद ने अपना इक्तदार बचाने के लिए बरतानवी एजेंट अहमद इज्जत पाशा को वजीर आजम बना दिया और अहमद इज्जत पाशा ने रही सही कसर निकाल दी। बची खुची फौज मुस्तफा कमाल पाशा की क़यादत में इकट्ठी हुई। जंग आज़ादी शुरू हुई और मुस्तफा कमाल पाशा ने जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और रूस चारों से अपने इलाके वापस लेना शुरू कर दिए, मगर तुर्की में इस्लामी कवानीन पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, यहां तक कि आजान पर भी पाबंदी आयद कर दी। मुस्तफा कमाल 1922 में खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया। आखिरी बादशाह सुल्तान मोहम्मद को जिलावतन कर दिया। वो शुरू में माल्टा गए, फिर शरीफ मक्का की दावत पर हज के लिए गए। सुल्तान मोहम्मद उस्मानी तारीख का वाहिद बादशाह था जिसने हज किया। यह हज भी माजूली के बाद किया गया था। गोया किसी उस्मानी बादशाह को हज की सादत नसीब नहीं हुई थी। ये हज के बाद मिस्र गए, मगर अवामी एहतजाज पर उन्हें सिकंदरिया से निकाल दिया गया। दुनिया में अब उनका कोई ठिकाना नहीं था। इटली के बादशाह को उन पर तरस आ गया और उन्होंने उसे इटली के शहर सान रेमो में किराए पर छोटा सा विला ले लिया। उन्होंने जिंदगी के आखिरी 3 साल उस छोटे से विला में गुजारे। 1926 में उनका इंतकाल हुआ और उन्हें दमिश्क की मस्जिद सुल्तान सलीम अव्वल में दफन कर दिया गया। और यूं 3 जर्नैलों और 3 सुल्तानों की हिमाकत और हवस इक्तदार से दुनिया की आखिरी इस्लामी खिलाफत इख्तिताम पजीर हो गई। उस्मानी सल्तनत को 28,70,000 की दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी न बचा सकी। तारीख गवाह है, बादशाह जब अपने इक्तदार को बचाने के लिए मजबूत इरादे कमजोर लोगों के हवाले करते हैं तो फिर कमजोर अफसर अपनी मर्जी का बादशाह ले आते हैं और यूं ये एक दूसरे को बदलते रहते हैं और आखिर में सल्तनत खत्म हो जाती है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।